नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जा करके पार्ट 1 देखें और उसके बाद हमारे प्रश्नों पर आए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की है। अब मैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को मैं पुटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा मॉडल पेपर है, UPMSC साइट से दिया गया है, सन 2022 का है। चलिए मैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों के आंसर को देता हूँ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आपको पता होगा ये जो हमारी डिफरेंस का मतलब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि और समष्टि इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है। देखिए ये जो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें ध्यान रखेंगे जो मैंने एक बार बताया भी है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हम हमेशा लघु इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हम कैसी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, दीर्घ इकाइयों। जैसे लघु इकाइयां क्या है, लघु इकाइयों में एक व्यक्ति का बाजार या एक व्यक्ति की आय, या फिर हम कह रहे हैं हम लोग दिन बताया था कि व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत व्यय, ये सब किसमें अध्ययन की जाएंगी, ये सब लघु इकाइयों के रूप में व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाएंगी। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में दीर्घ इकाइयां, जैसे पूरे राष्ट्र की आय को अध्ययन करने के लिए हम करेंगे दीर्घ इकाइयों के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र नाम के टॉपिक। ध्यान रखेंगे ये दोनों विषय वस्तुएं हैं अर्थशास्त्र की वर्तमान समय में विषय वस्तु हैं। कौन कौन सी, व्यष्टि और समष्टि। ये वर्तमान है, एडवांस माइक्रो या एडवांस माइक्रो हम इसे बोल सकते हैं। साथ साथ में आप ध्यान रखेंगे कि ये सब जो है नए सिलेबस के अनुसार है, व्यष्टि और समष्टि। पहले हमारे दो नहीं थे, पहले हमारे कितनी विषय वस्तुएं होती थी, 5। कौन कौन सी, वो थी हमारी उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण, राजस्व। ये 5 विषय वस्तुएं होती थी। लेकिन आज के समय में विषय वस्तुएं कितनी हैं, आज के समय में विषय वस्तुएं मात्र कितनी हैं, 2। कौन कौन सी, पहली है हमारे सामने है व्यष्टि, दूसरी क्या है, समष्टि। तो ध्यान रखेंगे व्यष्टि और समष्टि 2 विषय वस्तुएं वर्तमान में कितनी हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लघु इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि में दीर्घ इकाइयों का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था बढ़ती है और इसमें एक व्यक्ति की आय या व्यक्तिगत आय। तो ये क्या है, ये मेन डिफरेंसेस हैं इसमें मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस की। ध्यान रहेगा। चलिए ध्यान रखिए इसमें मेन डिफरेंस क्या है, इसमें लघु इकाइयों का अध्ययन, इसमें दीर्घ इकाइयों का अध्ययन। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, गिव द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है, उत्पादन। फंक्शन में क्या होता है, फलन। आपको उत्पादन फलन की परिभाषा देते हैं, क्या होता है उत्पादन फलन। चलिए देखते हैं। उत्पादन फलन हम से कहते हैं, उत्पादन फलन का अर्थ होता है कि उत्पादन के साधन तथा उत्पादन की मात्रा के बीच में जो फलनात्मक संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन।
क्यों बराबर उत्पादन मात्रा, F बराबर संबंध और A B C ये क्या है, उत्पादन के साधन है जी। उत्पादन के साधन तथा उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है, जिसका हम समीकरण लिख सकते हैं क्यों बराबर फलन ए बी सी डी। क्यों क्या है, उत्पादन की मात्रा है, एफ क्या है, संबंध है, और ए बी सी डी क्या है, उत्पादन के साधन। अर्थात ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि यदि हम ए बी सी डी को बढ़ा दें तो क्यों अपने आप बढ़ जाएगा। अर्थात उत्पादन के साधन को बढ़ाने पर उत्पादन भी बढ़ जाता है और उत्पादन के साधन को घटाने पर उत्पादन भी घट जाता है। समझ रहे हैं? अगर ए को भूमि माने, बी को श्रम माने, सी को साहस माने और डी को भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये तीनों चीजों को, चारों चीजों को हम बढ़ाते जाएंगे तो उत्पादन में हमें बढ़ता हुआ प्राप्त होगा। यदि हम इसे घटाएंगे तो उत्पादन भी घटता हुआ प्राप्त होगा। तो ये क्या होगी, ये हमारी डेफिनेशन हो गई इसकी और ये हो गया उसमें संबंध। राइट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिफाइन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का अर्थ बताइए, परिभाषा दी। उत्पादन का मैंने बताया एक परिभाषा एक ऐसी जो अचूक है, एकदम करेक्ट है। चलिए उस परिभाषा को हम देखते हैं। हमारी परिभाषा है उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। ये थी परिभाषा नंबर 1। परिभाषा नंबर 2, किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन कर उसके मूल्य में वृद्धि कर देना ही उत्पादन कहलाता है। हमने क्या कहा, किसी वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन करके उसके मूल्य को बढ़ा देना ही क्या उत्पादन है। कोई भी वस्तु, लकड़ी पहले से थी, हमने उसको कुछ ऐसा परिवर्तन किया कि कुर्सी बन गई, अर्थात उसकी क्षमता बढ़ गई। अब लोगों ने उसका रेट ज़्यादा दिया, हमने क्या किया, केवल और केवल उसका रेट बढ़ाया। देखिए उत्पादन किसी भी टाइप का हो सकता है। हम रंग बदल दें, आकार बदल दें, समय बदल दें, स्थान बदल दें, हम कुछ भी बदल देंगे, अगर उसका रेट बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एक उत्पादन है। समझ रहे हैं? केवल आपको यहाँ परिभाषा उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है, या किसी वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन करके उसके रेट में बढ़ोतरी कर देना ही क्या कहलाता है, उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत क्या है। हमने बताया सीमांत लागत एक ऐसी लागत होती है जो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए लगाई गई लागत है। परिभाषा इसको देखिए, सीमांत लागत बराबर क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए लगाई गई अतिरिक्त लागत
सीमांत लागत कहलाती है। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए लगाई गई अतिरिक्त लागत ही क्या कहलाती है? सीमांत। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं लगाई गई लागत, वो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। आपको क्या लिखना है? अतिरिक्त लागत। अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन में अतिरिक्त लगाई गई लागत को हम क्या बोलते हैं? सीमांत लागत। समझ? अगला जो प्रश्न है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट यानी औसत लागत और सीमांत लागत के बीच क्या संबंध होता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है। सीमांत लागत और औसत लागत के बीच क्या संबंध? दरअसल होता क्या है कि सीमांत लागत जो होती है, अगर वो औसत लागत से ज़्यादा है तो औसत लागत बढ़ती हुई होती है, लेकिन जब सीमांत लागत हमारी औसत लागत के बराबर होती है तो औसत लागत और औसत लागत में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। लेकिन यदि सीमांत लागत हमारी औसत लागत से कम है तो औसत लागत क्या हो जाएगी? घटना प्रारंभ कर देगी। यहाँ लिखेंगे, यदि सीमांत लागत जो MC है वो हमारी किससे कम होगी? औसत लागत से, तो औसत लागत क्या होगी? यदि सीमांत लागत ज़्यादा है औसत लागत से तो औसत लागत क्या होगी? वो बढ़ेगी। अगला है, यदि सीमांत लागत औसत लागत से कम है तो औसत लागत क्या होगी? घटेगी। लास्ट है, यदि सीमांत लागत औसत लागत के बराबर है तो औसत लागत क्या होगी? स्थिर रहेगी। क्या है? संबंध, रिलेशन। ये क्या होता है? ये है संबंध। सीमांत लागत यदि औसत लागत से ज्यादा है तो औसत लागत बढ़ेगी। यदि सीमांत लागत औसत लागत से कम है तो औसत लागत घटेगी। यदि सीमांत लागत औसत लागत के बराबर है तो औसत लागत क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करना है तो कर लें। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक्सप्लेन लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की टिप्पणी व्याख्या। भू राजस्व क्या होता है? भू राजस्व भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान होता है। जो हम भूमि को यूज करते हैं उसके बदले में वो किराए के रूप में, लगान के रूप में वो हमें देना होता है। और हम वो किसे देते? वो हम किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं और हम सरकार को भी दे सकते हैं, लेकिन यह अधिकतर किसके द्वारा वसूला जाता है? सरकार के द्वारा। ध्यान रखेंगे, भू राजस्व में हमने कहा भूमि के प्रयोग के बदले में दी जाने वाली राशि क्या कहलाएगी? भू राजस्व। अगला है हमारे सामने, राइट ए लॉ ऑन स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ये प्रश्न नंबर 18-17 है। हमें एक नोट लिखना है इसके ऊपर, स्टेट एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? हमने बताया था राज्य उत्पाद शुल्क। यह होता क्या है? यह शुल्क सरकार इसे लगाती है किसके ऊपर? यह सरकार लगाती है उत्पाद के ऊपर।
जैसे वो उत्पाद के ऊपर लगाती है, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा, इस कर को हम क्या बोलते हैं, इस कर को हम अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या बोलते हैं, इन्हें एक व्यक्ति डाल सकता है, अपना भार किसी और के ऊपर डाल सकता है, जिससे वह उस भार से बचे और उसका भार कौन सा है, कोई और जिसके ऊपर हमने डाला है। और हमेशा इसका अधिकतर प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर क्रेता से अधिक विक्रेता, उसको सॉरी विक्रेता से अधिक क्रेता, एक खरीदने वाले व्यक्ति को या प्रभाव नहीं सहन करना पड़ता, बल्कि वो जिसे खरीद करके जिसको बेच रहा है वो उस कर का भुगतान करता है। जैसे कंपनी पर लगाया गया यह टैक्स, कंपनी ने उसी टैक्स का भार टाल दिया, उसने कहा अब ये टैक्स हम लगाए दे रहे हैं, इसका पैसा वसूल करेंगे ग्राहकों से, और उसने लगा दिया किस पर, वस्तुओं पर। जैसे वस्तुओं पर लगाया तो वो मार्केट में आती है और उसका भुगतान कौन करता है, जो व्यक्ति खरीदता है वो टैक्स देता है। अर्थात लगाया गया था फर्म या उद्योग पर, लेकिन उसने वसूल किया किससे, एक उपभोक्ता से। तो ये कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। इसीलिए इस कर को कहा जाता है अंतरणशील कर। इसे हम अंतरणशील कर के नाम से भी जानते हैं। अप्रत्यक्ष करों में शामिल, ध्यान रखेंगे ये कैसा है, उत्पाद कर है। उत्पाद कर जो सरकार लगाती है किसी व्यक्ति पर, लेकिन वह व्यक्ति उसे खुद नहीं दे करके वह उसे डाल देता है किस पर, उपभोक्ता पर। एक कंपनी पर लगाता है, सरकार लगाएगी या तो ये लगाएगी फर्म या उद्योग पर, लेकिन ये उसका भार नहीं वहन करते, ये इसे डाल देते हैं उसका भार किस पर, एक उपभोक्ता पर या बहुत सारे उपभोक्ताओं के ऊपर अपना भार डाल देते हैं, कई पार्टों में विभाजित करके। ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा स्टेट है, राज्य उत्पाद शुल्क है, ये शुल्क एक फर्म या उद्योग से वसूला जाता है, किंतु वो लोग इसका भार वहन नहीं करते, बल्कि इसे ट्रांसफर कर देते हैं किसके ऊपर, ये लोग उसे उपभोक्ताओं के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं और इसका भुगतान करता है कौन, एक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व व्यय क्या है, क्या होता है राजस्व? राजस्व व्यय उसे कहते हैं जब सरकार ये पैसा कुछ चीजों पर खर्च करती है, जैसे सरकारी विभाग तथा सरकारी सुविधाएं, उन सभी चीजों पर जब सरकार अपना पैसा खर्च करे, ध्यान रखिए किसका, सरकारी विभाग या सरकारी सुविधाओं, सरकारी विभाग या सरकारी सुविधाओं, या फिर वो सब्सिडी देती है, इन तीन चीजों पर जो पैसा ये खर्च करती है, उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय का अर्थ है कि सरकार अपने पैसे को सरकारी विभाग या सरकारी सुविधाओं के ऊपर या सब्सिडी के रूप में जो पैसा वो खर्च करे, वो पैसा जो खर्च हुआ पैसा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा राजस्व व्यय। एकदम सिंपल है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा राजस्व व्यय एक ऐसा व्यय है जो सरकारी पैसा है और सरकारी पैसा सरकारी विभाग या सरकारी सुविधाओं या सब्सिडी के ऊपर खर्च होता है, ठीक है।
तो अब मैं अपने पूछे गए प्रश्नों को देखता हूँ, एक सेकंड। यहाँ बैठे हुए छात्रों में से अगर किसी छात्र को कोई डाउट है तो वो प्रश्न पूछ सकता है। अगर कोई प्रश्न हो, जैसे आपके मन में कुछ हो, अभी शॉर्ट टाइप तक हम पहुँचे हैं तो आपको लगता हो कि शॉर्ट टाइप में कोई ऐसी चीज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी तक नहीं पूछी गई है, तो आप पूछ सकते हैं। तो कौन पूछा? अच्छा, चलिए, नहीं ठीक है। सर, आपसे हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए परिवर्ती साधनों को बढ़ाया जा सकता है, किंतु उत्पादन एक समय तक बढ़ता है और एक स्तर तक पहुंचने के बाद घटना प्रारंभ कर देता है। ऐसा किस परिस्थिति के कारण होता है? ध्यान रखिएगा कि अल्पकाल में दो प्रकार की लागतें होती हैं। पहली लागत होती है स्थिर लागत और जो दूसरी लागत होती है वो होती है परिवर्ती लागत। स्थिर लागत एक ऐसी लागत होती है जिसका उत्पादन कार्य से लेना देना नहीं होता। और ये जो परिवर्ती लागत होती है, ये लागत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। प्रश्न है इनका, परिवर्ती अनुपात के नियम से कि जब हम श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो पहले बढ़ता है, फिर ये घटना प्रारंभ कर देता है। पहले से मान उत्पाद बढ़ता है, उसके बाद घटना प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखें, स्थिर लागत का कार्य है। स्थिर लागत है एक मुफ्त लगी हुई रकम है जो कि एक कंपनी या फर्म को खोलते समय एक मूल पैसा लगाया गया है। जैसे हमें कोई भी कंपनी खोलनी है तो हमें मशीनें औजारें जो भी चलाने हैं वो सब एक मुफ्त पैसा हमें लगाना पड़ेगा। मान लिया तो कंपनी को चलाने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए हमने 50 लाख रुपए लगा दिए। अब एकदम से 50 लाख रुपए तो हमारी छूट नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके हम मुनाफे के रूप में थोड़ा थोड़ा पैसा हम वहाँ से निकालेंगे। 50 लाख लग गया। अगर हमने तुरंत कंपनी बंद कर दी तो हमें तुरंत झटका लगेगा कितने लाख का? 50 लाख का, क्योंकि हमने पहले से उसमें निवेश कर रखा है, इतना पैसा हमने उसमें लगा रखा है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी परिवर्ती लागतें हैं, परिवर्ती लागतों का काम ये है कि यदि हमें उत्पादन करना है तो हमें परिवर्ती लागत को लगाना पड़ेगा। अगर हमें उत्पादन करना है तो मजदूरों को बुलाना पड़ेगा, उत्पादन करना है तो कच्चा माल लाना पड़ेगा। अगर कपड़े की फैक्ट्री खोली है और कच्चा माल नहीं आएगा तो हम कपड़ा कहाँ से बना पाएंगे? इसलिए हमें उत्पादन करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी कच्चे माल की, यानी कि परिवर्ती लागत की। जब हम परिवर्ती लागत लगाएंगे तब हमारा उत्पादन होगा। जब हमारा उत्पादन होगा तब हमारा मुनाफा छूटेगा। मुनाफा में जुड़ा हुआ है स्थिर लागत। धीरे धीरे करके निकलेगी। अगर कंपनी ने बंद कर दिया तो एकदम से झटका 50 लाख। ध्यान रखिए, हमने क्या बताया? हमने बताया स्थिर लागत जो लगी हुई है, परिवर्ती लागत जो लगा रहे हैं, दोनों का योग क्या हो जाएगा? दोनों का योग करके हो जाएगा कुल लागत। लेकिन ध्यान रखना, बढ़ता है फिर घटना प्रारंभ कर देता है। क्यों होता है? किस कारण, किन परिस्थितियों में होता है? तो देखिए, ये उत्पादन जो है हमारा, ये हमारा तब तक बढ़ेगा जब तक स्थिर लागत जो है हमारी, मान लें स्थिर लागत 50 लाख रुपए लगी हुई है, जो भी है, अगर हमारी स्थिर लागत
बड़ी है परिवर्ती लागत से, समझ रहे हैं? यदि हमारी स्थिर लागत इस परिवर्ती लागत से बड़ी है तो उत्पादन क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन यदि हमारी जो परिवर्ती लागत है वो स्थिर लागत के बराबर आ गई, अब उत्पादन बढ़ेगा नहीं, वो रुक जाएगा। यदि हमारी परिवर्ती लागत स्थिर लागत से अधिक हो गई, ऐसी कंडीशन में उत्पादन क्या होना चालू कर देगा? उत्पादन घटना प्रारंभ कर देगा। अब आपकी वक्र ऐसे से ऐसे आ जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्यों थी? यहाँ से यहाँ तक इसलिए थी क्योंकि आपकी स्थिर लागत जो थी वो ज़्यादा थी परिवर्ती लागत से। हमने कहा एक मशीन को चलाने के लिए 50 लोगों की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन को चलाने के लिए 50 लोगों की जरूरत है। अगर आपको 50 लोगों की जरूरत है, अगर आपके पास मात्र 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं, होगा उत्पादन लेकिन थोड़ा कम होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर 10 से 20 हो गए तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सोचिए काम करने वाले लोग 40 हो गए, उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि 50 की जरूरत थी, अभी तो 40 ही में है। सोचिए 50 के 50 आ गए, अब उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं? उत्पादन अब नहीं बढ़ने वाला, अब 50 का 50 के बराबर ही उत्पादन होगा। लेकिन अभी अगर तुमने बढ़ा दिया, अब तुम्हें जहाँ कुछ मजदूर और आ जाए, अब तुम्हें 100 मजदूर ला करके वहाँ पर खड़े कर दिए, क्या उत्पादन बढ़ेगा? नहीं, उत्पादन घटेगा। क्योंकि नए जो आए हुए 50 हैं वो पुराने वाले 50 को काम भी नहीं करने देंगे, बातें करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्हें काम करने नहीं देंगे। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा उत्पादन है डिपेंड कर रहा है परिवर्ती और स्थिर दोनों पर। यदि हमारी परिवर्ती लागत स्थिर लागत से कम है तो उत्पादन बढ़ता रहेगा। जब तक हमारा परिवर्ती लागत स्थिर लागत के बराबर नहीं आ जाता तब तक उत्पादन बढ़ता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमारी परिवर्ती लागत स्थिर लागत को पार कर जाएगी, तब हमारा उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना प्रारंभ कर देगा। ध्यान रखिएगा। हमें क्या बताया? हमने बताया स्थिर लागत यदि अधिक है परिवर्ती लागत से उत्पादन बढ़ेगा। यदि स्थिर लागत परिवर्ती लागत से अधिक है तो उत्पादन क्या होगा? उत्पादन हमारा बढ़ेगा। लेकिन यदि हमारी परिवर्ती लागत स्थिर लागत से अधिक हो गई, उत्पादन घटना। इसीलिए हमारा वक्र पहले बढ़ता है और उसके बाद घटना प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज मैंने सॉल्व कराए हैं शॉर्ट टाइप। अगले वीडियोस में मैं लेके आऊँगा लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है? उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथ साथ में उसके बाद मैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करने वाला हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली जो अगली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच पाएंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। देखिए, पढ़ना और अच्छे से पढ़ना इन दोनों में बहुत अंतर है। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस तरीके से पढ़ना कि आपके नंबर 95% के पार आए। मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स में 95+ नंबर लाना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ साथ में ग्राफ है, सवाल है, ये मैथमेटिकल प्लस है। इसलिए आपके नंबर 95+ आना बहुत इजी है अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करें तो। थोड़ा सा लिखने, पढ़ने, समझने में थोड़ा सा बदलाव करना।
हम क्या सोचते हैं, चेक करने वाला क्या ढूंढता है, इन सभी बातों पर हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था हमारा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में AR व MR वक्र X अक्ष के समांतर होता है, ऐसा क्यों? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि ये जो MR होता है और AR होता है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में X अक्ष के समांतर क्यों होता है। AR और MR पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में X अक्ष के समांतर क्यों होता है? देखिए, इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा, है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। सोचिए कि एक वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपये। इधर हमने मात्रा रखी 1 2 3 4 5, ठीक है। एक वस्तु की कीमत क्या है? 10 रुपये है। अगर उस वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो हमें पता होना चाहिए कि 10 रुपये की कीमत अगर है और बाजार अगर हमारी पूर्ण प्रतिस्पर्धी है, ऐसे है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है। अगर वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है तो उसमें जो कीमत होगी वो क्या होगी? स्थिर होगी या अपरिवर्तित होगी। कीमत को हम बदल नहीं सकते, कीमत को कोई भी फर्म बदल नहीं सकती। कीमत को निर्धारित करने वाला एक उद्योग है, वो भी एक ऐसा उद्योग जो कि मांग की पूर्ति और मांग के बीच का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उस बिंदु से ही उसकी कीमत का निर्धारण करता है। ध्यान रखेंगे, अगर कीमत 10 है तो क्या कीमत बदलने वाली है? नहीं। कीमत 10 है तो कीमत कितनी रहेगी? कीमत तो हमारी 10 ही रहेगी भैया। कीमत अगर 10 है तो कीमत 10 है। अब ध्यान रखिए, अगर एक वस्तु की कीमत 10 है, नहीं बदल रही है, तो हर वस्तु से कितनी आय प्राप्त होगी? हमारा मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, कितनी आय प्राप्त होगी? हर वस्तु से हमें 10 रुपये ही प्राप्त होंगे। या फिर अगर हम TR निकालने हैं, हमें पता होना चाहिए TR मतलब कुल आय। कुल आय को निकालने के लिए कीमत को उसकी मात्रा से आप क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जब हम कीमत को उसकी मात्रा से गुणा करेंगे तो 10 को अगर हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो 10 आएगा, 10 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 20 आएगा, 10 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा? 30, 10 को 40 से गुणा कर रहे हैं तो आएगा 40, 10 को 50 से गुणा कर रहे हैं तो आएगा 50। लेकिन अब हमें पता होना चाहिए जो MR निकालने का सूत्र होता है वो होता है TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि यहाँ अगर हमें निकालना है तो यहाँ पहले है 10 और 20, 20 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा? 10, 30 में से 20 जाएंगे 10, 40 में से 20 जाएंगे 10, 50 में से 40 जाएंगे 10 बचेगा। उसी प्रकार AR निकालने का सूत्र क्या होता है? AR निकालने का सूत्र होता है TR अपान क्यों? TR अपान क्यों, यानी क्या कितना? 10, 10 को अगर हम 1 से भाग करेंगे कितना आएगा? 10, 20 को अगर हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 10, 30 को अगर हम 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 30 10 30 10, 40 को अगर हम 4 से भाग करेंगे 4 40 10, 50 को अगर हम 5 से भाग करेंगे 5 50 कितना आएगा? 10। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा AR और MR और P ये तीनों 10 10 10 10 10 10 10 ही 10 आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण बस एक है। कौन सा कारण? कि हमारी कीमत क्या है? अपरिवर्तित है। कभी भी ऐसी कंडीशन हो जब कीमत आपकी ना बदले, अगर कीमत नहीं बदलती है तो क्या क्या नहीं बदलेगा? ना तो P बदलेगा, ना तो MR बदलेगा, ना तो
AR बदलेगा। तो यहाँ पर इसका कारण क्या निकला? इसका कारण निकला कि कीमत अपरिवर्तित होने के कारण। समझ में आ रहा? होता क्या है कि कभी भी क्या हो कि जैसे कीमत नहीं बदल रही है, कीमत सेम है, तो हमें हर वस्तु के लिए उतना ही पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि एक पेन 5 रुपए का है, तो मैं दुकानदार से कहा कि 5 रुपए का एक पेन है और 10 पेन लेके कितने के दोगे? तो तुरंत बताएगा 50। क्यों? क्योंकि कीमत अपरिवर्तित है, कीमत बदल ही नहीं है, तुरंत 50 रुपए की डिमांड करेगा। अब तुम्हारे मन में क्या बात आ रही कि अगर हम एक पेन लेंगे तो हमें एक पेन के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 5 रुपए। अगर हम 3 पेन लेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 15 रुपए। लेकिन सोचो कि अगर हम 10 पेन ले रहे हैं तब हमें 50 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। अगर हम 10 पेन के अलग अलग पैसे को काउंटिंग करें तो हर एक पेन का कितना रुपया है? 5 रुपये। अगर वो 5 रुपये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कीमत तो आपकी सेम है और हर एक वस्तु से मिलने वाली आय भी क्या है? सेम है। उस दुकानदार को हर एक वस्तु से 5 रुपये ही प्राप्त होना है, चाहे वो 7वीं वस्तु हो, चाहे वो 8वीं हो, चाहे वो 5वीं हो, चाहे वो 4थी। क्यों? क्योंकि कीमत क्या है? कीमत अपरिवर्तित है। कीमत 5 रुपये है तो है, ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है। ऐसे कंडीशन में हमारी क्या बराबर होती है? MR AR, और ये तीनों चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? P बराबर AR बराबर MR। ये हमारा संबंध निकल करके सामने आएगा। तब जब कीमत क्या हो? अपरिवर्तित हो। कीमत यदि अपरिवर्तित है तो हमारे सामने AR और MR हमारा दोनों का दोनों क्या होगा? x अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसकी वक्र जो है वो 10 ही रहेगा। अगर ये 10 है, अगर इस मूल बिंदु पर यहाँ 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 20, यहाँ पर लिखा हुआ है 30, तो जाहिर सी बात है कि 10 है, तो P वाला भी 10 ही रहेगा, AR वाला भी 10 ही रहेगा, MR वाला भी 10 ही रहेगा। तो यदि प्रश्न आता है परीक्षा में कि AR तथा MR वक्र x अक्ष के समांतर होता है, क्यों? तो आप क्या आंसर देंगे? हम आंसर देंगे कि हमारी कीमत पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत अपरिवर्तित रहती है। इसी अपरिवर्तन के कारण कि वहाँ पर AR और MR भी अपरिवर्तित रहता है, अर्थात वह कीमत के बराबर ही होता है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली रेवेन्यू होती है, आय होती है। ध्यान रखिए, कीमत अपरिवर्तित रहने के कारण ही ये x अक्ष के समांतर